आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक या फिर कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए लोकतंत्र की कड़ी। एक ही बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके मुख्यालय की स्थापना 1858 में हुई थी और 1860 में जो प्रथम ऑडिटर जनरल थे वो कौन थे? एडवर्ड ड्रम्ड थे। और आपको पता है स्वतंत्र भारत के कौन थे? श्री नरहरि जी थे। 148 से 151, 148 अनुच्छेद कहता है कि भाई इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी की अगर नियुक्ति करते हैं तो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं। और किसकी नियुक्ति करेंगे, किसको इस पद के लिए वो नियुक्त करेंगे? जो लोक वित्त का ज्ञाता होगा, है ना। ओके, इसकी नियुक्ति वही करेंगे। 148 कहता है। पदमुक्ति कैसे होगी? पदमुक्ति इतनी आसान नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये नहीं है। इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस विधि से हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाएगा। आपको पता है कि भाई उसको 2/3 मेजोरिटी से हस्ताक्षर करके फिर भेजा जाता है सदन में, यानी कि पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में फिर उसके बाद स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं वहां के सभापति और स्पीकर। अगर कर लेते हैं तो आपको पता है कमिटीज बैठाई जाती हैं, तो ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इनको हटाने की बात हो गई। अब अगर हम बात करें कार्यकाल की, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए तो ये हट जाते हैं, ठीक है। या तो इनका 6 ईयर जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाए या इनकी एज 65 ईयर्स हो जाए, जो भी पहले होगी तो ये तब तक रहते हैं। ये बात समझ में आ गई। एक चीज और बता दूं कि ये जब सेवानिवृत्त होते हैं उसके बाद ये सरकार मतलब केंद्र सरकार के किसी भी उस पर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको स्वतंत्रताएं नहीं दी गई हैं। आफ्टर रिटायरमेंट ये काम नहीं कर सकते हैं कहीं पर। अभी आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 से 151। 151 क्या, 149 क्या कहता है? इनकी सेवा शर्तें शक्तियां हैं। 151 कहता है कि ये देखिए, आपको पता है कि कैग जो ये पद है वो राज्यों में अलग से नहीं है ना। ये राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर देखता है, दोनों स्तर पर लेखा परीक्षा करता है। तो केंद्र स्तर का जो करता है वो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति उसे क्या करेंगे? सदन में यानी कि पार्लियामेंट में रखते हैं। और पार्लियामेंट क्या करती है? फिर कमेटी बैठाती है। आपको पता है कौन सी कमेटी है? लोक लेखा समिति, जो उसकी परीक्षा करेगी, ऑडिट करती है, ठीक है। उसी तरीके से जो राज्यों की रिपोर्ट होती है, राज्य स्तर की रिपोर्ट होती है, वो किसको देते हैं? ये राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल क्या करेंगे? किसको देंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो विधानमंडल में रख पाते हैं और इस तरीके से ये अपनी रिपोर्ट को सौंपते हैं। तो 151 ये कहता है, ठीक है। तो महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। पदच्युत कैसे होंगे? केवल सिद्ध कदाचार, असमर्थता या फिर सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता या उसी रीति से जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। कार्यकाल की 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु आपको अच्छे तरीके से पता है। फिर अगर बात करें सेवानिवृत्ति, जैसे मैंने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद ये धारण नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? कोई भी पद ये धारण नहीं कर सकते। क्या क्या काम करते हैं अब इसको देख लेते हैं। देखिए, सार्वजनिक धन का संरक्षक। देखिए, कुछ तो ऐसा होता है कैग जहां पे प्रत्यक्ष रूप से लेखा परीक्षा करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो बहुत ही महारत प्राप्त लेखा परीक्षक होते हैं उनको नियुक्त करता है, वो जाके उसकी परीक्षा करते हैं। ये डायरेक्टली नहीं करते, तो उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले सार्वजनिक धन का संरक्षक, संघ राज्य, संघ और राज्य में जो आय और व्यय होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, उसका संपरीक्षक होता है कौन? कैग होता है। यह राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधि आर्टिकल 266 आपको पता है। और लोक लेखाओं से सभी व्यय की संपरीक्षा कौन करेगा? कैग करेंगे। संघ और राज्यों से राजस्वों से, संघ और राज्यों के राजस्वों से वित्त पोषित सभी निकाय जो होंगे, जो प्राधिकारी होंगे, उनकी सरकारी कंपनियों की और निगमों की, निकायों की जो विधि द्वारा उत्प्रेषित हो प्राप्ति व्यय की संपरीक्षा कौन करेगा? कैग करेंगे। तो ये काम ये करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
संपरीक्षा, अब इन्होंने जब संपरीक्षा की तो उसकी रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तीन मामले में, ध्यान से सुनिए, 3 लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन ये देते हैं। एक विनियोग लेखा परीक्षा, दूसरा वित्त लेखा परीक्षा और तीसरा ये देते हैं सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा, जो कि राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति क्या करेगा? पार्लियामेंट यानी कि सदन में रखवाएगा, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा आपको पता है केंद्र में है, वहां पर रखवाएगा। और पार्लियामेंट क्या करती है? लोक लेखा समिति का गठन, और वो लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट का क्या करता है? ऑडिटिंग करता है। उसी तरीके से ये राज्यों में भी करते हैं, राज्यपाल के हाथों में सौंपते हैं उस रिपोर्ट को और राज्यपाल ले जाके विधानमंडल में उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। ठीक है, राज्य संबंधी राज्यपाल, बिल्कुल वही लिखा हुआ। संपरीक्षा रिपोर्ट किसको देंगे? केंद्र का, राष्ट्रपति को। प्रथम कैग की बात करें, बी नरहरि राव थे 1948 से 1954 तक, आफ्टर जब हमारा स्वतंत्रता प्राप्त हो गया उसके बाद की बात करें। महालेखाकार का मुख्यालय 1858 में स्थापित किया गया। 1860 में अगर बात करें, सर एडवर्ड ड्रम्ड प्रथम ऑडिटर जनरल थे, याद रखिएगा, ड्रम्ड की बात कर रही हूं मैं। 1866 में क्या किया गया था? एक चीज बताते हो कि पद का नाम नियंत्रक महालेखा परीक्षक किया गया था 1866 में। फिर 1884 में भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नामित किया गया 1884 में। अब आ जाइए 148 क्या कह रहा है? नियुक्ति और पदमुक्ति आपको पता है, राष्ट्रपति, सेवा शर्तें और शपथ। 149 कहता है कर्तव्य और शक्तियां इनकी क्या होंगी, आपको पता है शक्तियां कितने पावरफुल हैं ये। 150 कहता है संघ और राज्यों का जो खाता होगा उसका जो विवरण होगा राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर होगा। राष्ट्रपति सलाह देंगे और सलाह भी देंगे, लेकिन किसके अनुसार होगा? वो कैग के अनुसार होगा। 151 कहता है कि उन खातों का जो रिपोर्ट होगा किसको देंगे? केंद्र स्तर का राष्ट्रपति को देंगे, राज्य स्तर का किसको देंगे? राज्य स्तर का वो किसको देंगे? राज्यपाल को। अब एक चीज और याद रखिए, अनुच्छेद 279 कहता है कि शुद्ध आय, नेट इनकम जो होगी उसकी गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाएगी और याद रखिएगा कि इसका प्रमाण पत्र अंतिम होगा कैग का। अब आ जाइए कुछ चीजें देख लेते हैं। भारत और ब्रिटेन के जो कैग है ना, उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिटेन में जो कैग है और यहाँ पे लिखा हुआ भारत में। ब्रिटेन की बात करती हूँ, ना केवल महालेखा परीक्षक बल्कि नियंत्रक महालेखाकार की भूमिका भी निभाते हैं ब्रिटेन के जो कैग है। और हमारे भारत की बात करें, केवल महालेखा परीक्षक की ही वो भूमिका निभाते हैं। ब्रिटेन की अगर बात करें, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि वो सदन का सदस्य नहीं होता है। अच्छा, आपको पता है महान्यायवादी पढ़ाया था, उसमें क्या था? महान्यायवादी सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे? बैठ सकते, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते, आर्टिकल 76। ठीक है, कैग की मंजूरी के बिना सरकारी खजानों से पैसा नहीं निकाला जा सकता ब्रिटेन में, लेकिन धन खर्च होने के बाद लेखा जोखा करता है ये। यहाँ पे धन खर्च हो जाता है, जब पैसा खर्च होगा उसके बाद हो जाते हैं परीक्षा करने उसकी। ओके, तो भारत और ब्रिटेन में जो डिफरेंस थे वो हमने देख लिए। अब चलिए कैग तथा निगम को थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं। यहाँ से ये भी जानना चाहिए, अभी मैंने बताया था कि कैग कुछ जगह प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जाके ऑडिटिंग करते हैं, कुछ जगह केंद्र सरकार द्वारा कुछ लेखा परीक्षाओं की क्या की जाती है? नियुक्ति, तो वो लोग जाके उसकी परीक्षा करते हैं। ध्यान से सुनिए, सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षाओं में कैग की भूमिका सीमित। ध्यान से सुनिए, सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कैग की जो भूमिका है क्या है? सीमित है। कुछ निगमों की तो वो पूरी तरह या प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर करते हैं, जैसे डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, आपको पता है, बताया था मैंने। इसमें क्या था? दामोदर रिवर क्या थी भाई? वो बंगाल का शोक कहा जाता था, उस पर 8 बांध बनाए जाने थे, जैसे मैथन, तिलैया, है ना, तो ये सब था। डीवीसी हो गया, एयर इंडिया हो गया, ओएनजीसी एक्सेट्रा। कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा कैग की सलाह पर, कैग यहाँ पे सलाह देता है, और इसमें जो लोग जाते हैं उसकी परीक्षा करने, उनको नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार नियुक्त करती है। और यदि आवश्यक हो तो कैग क्या करते हैं? पूरक लेखा परीक्षा कर सकती है, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम हो गया या औद्योगिक वित्त निगम हो गया, ये सब इसमें आते हैं। तो ये हमने कैग को पढ़ लिया। तो हमने देखा 148 से 151 और
कैग की बात करें 1858 मैंने बताया, इसकी मुख्यालय की स्थापना 1860 में एडवर्ड ड्रम्ड जो है हमारे फर्स्ट थे, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद नरहरी जी थे। तो ये अच्छा, एक बात बताइए, वर्तमान में कौन है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।